नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज निधि कंपनी में कौन कौन से कंप्लायंसेस होते हैं आप जानना चाहते हो? यस और नो। तो आज हम लोग सारे कंप्लायंसेस जो निधि कंपनी में साल भर में होते हैं, जो कि नॉर्मली करने ही पड़ते हैं, कंपलसरी कंप्लायंसेस है और थोड़े वॉलंटरी कंप्लायंसेस, ये सब के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहला है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करना रहता है? जैसी कंपनी फॉर्मेशन हुआ उसके 30 डेज के अंदर में सबसे पहला बोर्ड मीटिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग कब करना पड़ेगा? पहले बोर्ड मीटिंग के बाद बाकी सारे जो भी मीटिंग होते हैं उसको सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग बोलते हैं, और इनके एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 डेज से ज्यादा गैप होना नहीं चाहिए, और साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना होगा। तीसरा है फर्स्ट एजीएम, मतलब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। ये कब करना पड़ेगा? साल खत्म होगा, जो फाइनेंशियल ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो साल खत्म होने के 9 महीने के अंदर, विद इन 9 मंथ आपको अपना पहला एनुअल जनरल मीटिंग करना होगा। चौथा है सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब पहले एनुअल जनरल मीटिंग के बाद अगला एनुअल जनरल मीटिंग जो है उसके बीच में 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, अगला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर में करना पड़ेगा। ये दोनों चीजों को जो सेटिस्फाई करेगा कंडीशन, उस पीरियड के अंदर में आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 31 मार्च हमारा ईयर एंड हो गया, वहां से 6 मंथ अगर करेंगे तो 30 सितंबर के अंदर में हो जाना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग। पांचवा, अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। जो पहला ऑडिटर है वो कंपनी फॉर्मेशन के 30 डेज के अंदर आपको अपॉइंट करके फाइलिंग कर देना है, ऑडिटर अपॉइंटमेंट। छठवा है बिजनेस कमेंसमेंट का फाइलिंग करना है। बिजनेस कमेंसमेंट मतलब 20A फॉर्म का फाइलिंग करना है। ये इनकॉर्पोरेशन डेट से 180 डेज के अंदर में आपको फाइलिंग करना ही होगा। आप देखना निधि कंपनी के केस में क्या होता है, 120 डेज के अंदर में फाइल करने के लिए बोलता है, लेकिन ये जनरल रूल्स है कि 180 डेज नॉर्मली सारे कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। केवल निधि कंपनी की जब बात आ जाती है तो निधि कंपनी में 120 डेज के अंदर में NDH4 फाइल करना पड़ता है। वो NDH4 आपका जब भी अप्रूव होगा उसके बाद आप कमेंसमेंट फाइल कर पाओगे, और कमेंसमेंट फाइलिंग करना अगर 180 डेज से ऊपर हो गया तो फिर जो भी एडिशनल लेट फीस लगेगा वो लगेगा। नेक्स्ट है ADT1 फाइल करना, मतलब ऑडिटर अपॉइंटमेंट की जो फाइलिंग है वो ADT1 फॉर्म में फाइल करना पड़ेगा। जिस दिन आपने फाइल किया उसके 15 दिन के अंदर, जिस दिन आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया उसके 15 दिन के अंदर आपको ADT1 फाइल करना है। AOC4 मतलब फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको फाइलिंग करना पड़ेगा ROC में कब? 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द एजीएम। जिस दिन आपने एजीएम किया उसके 30 डेज के अंदर में आपको AOC4 फाइलिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एनुअल रिटर्न, मतलब MGT7 आपको फाइल करना पड़ेगा एजीएम से 60 डेज के अंदर में। तो अगर आप ऐसा देखेंगे एजीएम के 30 डेज के अंदर में क्या फाइल करना पड़ रहा है AOC4, और एजीएम के 60 डेज के अंदर में क्या फाइल करना पड़ रहा है MGT7। डायरेक्टर की KYC DIR KYC होता है, जो फर्स्ट टाइम कंपनी बनाते हैं उसी समय ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके बाद से सब्सिक्वेंटली DIR KYC वेब होता है, जो कि हर साल के 30 सितंबर के अंदर में सारे डायरेक्टर्स का करना पड़ता है। वैसे भी जब भी आप किसी कंपनी की फाइलिंग करने जाओगे, साल खत्म होने से 6 महीने 30 सितंबर होता है, उसके अंदर में आपको वैसे भी कंपनी की फाइलिंग करनी पड़ेगी एजीएम की, और साथ ही साथ में आपको रिटर्न भी फाइल करने पड़ेंगे। AOC कम से कम फाइल करना ही पड़ेगा। 30 डेज का खाली टाइम मिलता है एजीएम से, राइट। तो सारे डायरेक्टर्स का ऑलरेडी आपको KYC कर चुका रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टी लगने वाली है, आपको 5000 रुपए कम से कम देने पड़ेंगे। फ्री में चाहिए, समय के अंदर में कर लीजिए। नेक्स्ट है SS7 और फॉर्म पास 3। ये आपको तभी फाइल करना है जब निधि रूल्स 2014 और 2022 के अनुसार जरूरत होगी, तब फाइल करना। उसके बाद आता है MGT14, इसका मतलब रिजोल्यूशन फाइल करना। जब भी कंपनी कोई भी रिजोल्यूशन बनाएगी उसको फाइल करना जरूरी है। अगर साल में 10 रिजोल्यूशन बनाए तो 10 बार MGT14 फाइल होगा। इसके बाद निधि के स्पेशल फॉर्म्स में आते हैं। पहले NDH1 फाइल करना पड़ता था तो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के 90 डेज के अंदर, अभी वो जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा NDH4 फाइल करने की जरूरत रहती है नई कंपनीज में। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग NDH4 अप्रूव नहीं कराएंगे तब तक हमको बिजनेस कमेंसमेंट मिलेगा नहीं। दूसरा, NDH2 का रोल ऐसा है, पहले भी था और अभी भी है, कि समय जब भी चाहिए तो NDH2 फाइल करना पड़ेगा। कोई स्पेशल फॉर्म फाइल करने के लिए परमिशन चाहिए तो NDH2 की जरूरत रहेगी। अगर NDH4 लेट हो गया तो NDH2 की जरूरत रहेगी। अगर NDH4 फाइल कर दिया लेकिन रिजेक्ट हो गया ओल्ड वाली निधि कंपनी में, तब भी NDH2 की जरूरत रहेगी। तो NDH2 टाइम लेने वाला फॉर्म हो गया। इसके बाद में NDH3 आता है, जो 30 डेज हर हाफ ईयरली जहां खत्म हो रहा है वहां से 30 डेज के अंदर में हम लोगों को NDH3 फाइल करना पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि NDH3 के बेसिस पे ऑडिट को भी कंपेयर करते हैं। रीजनल डायरेक्टर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर है, जो निधि कंपनी के लिए बॉस है समझो, तो उन लोग NDH3 से बहुत सारी चीजों को लेते हैं, और जो NDH3 में डाले और ऑडिट रिपोर्ट में अगर दोनों में डिफरेंस है तो फिर शामत है कंपनी की, क्योंकि अप्रूवल में प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑडिटर को भी प्रॉब्लम आ सकती है अगर उसने एक जगह पर एक चीज दूसरी जगह पर दूसरा चीज लिखा। हाँ, टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है, कोई और अगर परेशानी है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, किसको? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी या रीजनल डायरेक्टर। तो दोस्तों ये सारे फॉर्म्स थे निधि कंपनी के कंप्लायंस के लिए। अब आपको जानना है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के कंप्लायंसेस क्या क्या होते हैं, तो हमारा दूसरा वीडियो आप देख सकते हैं।
आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।